एक बार फिर से आप सभी को त्रिवेणी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास के बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन का जो डर है वो आपको जो है इस वीडियो से दूर हो जाएगा। देखिए, लोहा के निष्कर्षण इम्पोर्टेंट भी बनता है आपका, और लोहा का निष्कर्षण का आज डर जो है आपको बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगा। एक बार केवल ध्यान से सुन लेना है और उसको जाकर के जो है एक बार आपको लिख लेनी है। इससे इसका नोट्स जो है आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप इसका त्रिवेणी एजुकेशनल ग्रुप के जो है टेलीग्राम चैनल को भी आप उससे जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको नोट्स जो है अच्छी क्वालिटी में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखिए, लोहा के निष्कर्षण, सबसे पहले आप देखना है लोहा के अयस्क के बारे में। तो लोहा की जो अयस्क होता है, ये लोहा का अयस्क, तो लोहा के अयस्क जो है आप देखिएगा हेमेटाइट, हेमाटाइट आप कह सकते हैं, Fe2O3 हेमाटाइट है, Fe2O3। दूसरा अयस्क देखें मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4, मैग्नेटाइट है Fe3O4। आप देख सकते हैं तीसरा सीडेराइट, सीडेराइट FeCO3। चौथा अयस्क देखें आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट की यदि हम बात करें तो FeS2। ये लोहा के अयस्क है। पहले आपको अयस्क जो है नाम याद कर लेनी है। लोहा के अगर प्रमुख अयस्क पूछे, कह दे कि प्रमुख अयस्क कौन है, तो लोहा के जो प्रमुख अयस्क होता है वो है आपका हेमाटाइट। याद रखना है हेमा, जैसे ही कहे लोहा कहना हेमा, याद रखना है हेमाटाइट। अगर कह दे कि सबसे उत्तम अयस्क, बढ़िया अयस्क कौन होता है लोहा के, तो लोहा के बढ़िया अयस्क मैग्नेटाइट होता है। अगर प्रमुख अयस्क इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हेमाटाइट से सस्ते में जो है लोहा की प्राप्ति की जाती है। इससे एकदम आसानी पूर्वक जो है सरलता पूर्वक लोहा प्राप्त कर ली जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमाटाइट को लोहा का प्रमुख अयस्क मानते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका प्रमुख अयस्क हेमाटाइट है, और हम लोग हेमाटाइट से ही लोहा का निष्कर्षण करेंगे। तो हेमेटाइट एक प्रकार का लौह अयस्क है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हेमेटाइट एक प्रकार का कैसा अयस्क है, लौह अयस्क है, और आप लोग पढ़े होंगे कि लौह अयस्क का सांद्रण जो है हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। अगर कोई पूछ दे कि लौह अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से। चुंबकीय पृथक्करण विधि का अगर नई क्लास किए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि से जो है हम लोग सर्वप्रथम इसका सांद्रण करते हैं, अयस्कों का सांद्रण करते हैं। अयस्कों का सांद्रण किस विधि से करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि से। तो सर्वप्रथम चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग अयस्कों का सांद्रण करते हैं, और हेमेटाइट से ही हम लोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि हेमाटाइट से सस्ता, सरलता पूर्वक, आसानी पूर्वक मिल जाती है। इसलिए हम लोग इस विधि से जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि से हेमेटाइट अयस्क का सर्वप्रथम सांद्रण करते हैं। सांद्रित अयस्क को करते क्या है? तो सांद्रित अयस्क को जो है, सांद्रित अयस्क के महीन चूर्ण को लेते हैं और इसके साथ चूना पत्थर, सांद्रित अयस्क के महीन चूर्ण, चूना पत्थर तथा कोक, साथ में क्या लेते हैं? कोक को भी ले लेते हैं। सांद्रित अयस्क के साथ चूना पत्थर, कोक को मिलाकर के इस वात्या भट्ठी में डाल देते हैं। कौन सी भट्ठी में डालते हैं? वात्या भट्ठी में। और सांद्रित अयस्क को हम लोग वात्या भट्ठी में डाल करके देखते हैं निम्नलिखित परिवर्तन होता है।
आपको हम बता दें कि भट्ठी के सबसे निचले भाग में टेम्परेचर होती है 2270 केल्विन। भट्ठी के सबसे निचले भाग का तापमान कितना होता है 2270 केल्विन। बीच वाले भाग का तापमान होता है 1270 से 1570 केल्विन। बीच वाले भाग का तापमान कितना होता है 1270 से 1570 केल्विन। अगर बात करें सबसे ऊपरला भाग के टेम्परेचर कितना होता है 1070 केल्विन। वात्या भट्ठी में जो है तापमान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग सबसे निचला भाग, तो सबसे निचला भाग क्या होता है 2270 केल्विन। बीच वाला भाग क्या होता है, तो आप देख सकते हैं 1270 से 1570 केल्विन। आप देख सकते हैं सबसे ऊपरला भाग कौन है 1070 केल्विन। तो 3 चीज मिलाएंगे बउआ। पहला चीज है अयस्क के महिचूर, दूसरा चीज है चूना पत्थर, तीसरा चीज है कोक। इसको डाल देंगे पूरे को, और जब डाल देंगे तो इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होगा। अब जाहिर सी बात है डाले हैं तो आग को गर्म करेंगे ही, भट्ठी में डाले हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब भट्ठी में डालते हैं तो सर्वप्रथम जिस भाग का तापमान 2270 केल्विन है, यहां पे क्या होता है कि कोक वायु से संयोग करता है। कोक माने कार्बन, कार्बन वायु से संयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लेता है निर्माण करता है। कहां, तो जहां के तापमान 2270 केल्विन है। एकदम ध्यान से समझिएगा, लिखने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कहता है कि जहां का तापमान 2270 केल्विन है, यहां पर कोक वायु से संयोग करता है। यहां पे देखिए वायु प्रवाहित करेंगे, यहां से थोड़ा सा एक नली छोड़ देते हैं, एक रात से वायु दीजिए। आप देखे होंगे कि जब आप चूल्हा जोड़ते होंगे तो उसमें जो है नहीं लहरता है, तो पंखा से जो है क्या करते हैं होंकते हैं। पंखा से होंकने का काम करते हैं तो उस धुआं देता है कस के, और जब कस के धुआं देता है तो धुआं मतलब का कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोयला को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। आप देखे होंगे होटलों में कि जब कोयला नहीं लहरता है तो क्या करते हैं कि जो है पंखा नीचे से लगा देते हैं। कहेला तो हवा मारेगा तो हवा से जो है क्या करेगा वो लहरेगा। तो वायु से संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लेता है निर्माण करता है। और जब यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हल्का है, धुआं है, ये ऊपर की ओर जाएगा ही, ये ऊपर की ओर आता है जहां का तापमान 1270 से 1570 केल्विन है। यहाँ भी कोयला रखा हुआ है, यहाँ भी कोक है, कार्बन है। ये बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि कोक के द्वारा अवकृत हो जाता है। अवकृत का मतलब ऑक्सीजन हटना, ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीजन का जुटना। तो यहाँ से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कोक के द्वारा अवकृत हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाता है बदल जाता है। कोक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाता है बदल जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे कोक के द्वारा, एकदम बात को एकदम समझो, यहाँ पे कोक के द्वारा अवकृत होता है और अवकृत होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप कहता है, तीसरा स्टेप की यदि हम बात करें तो ये कहता है कि यहाँ पे हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट जो है जहां का तापमान 270 केल्विन है, जहां का तापमान 270 केल्विन है, हेमेटाइट क्या होता है कि 270 केल्विन वाला भाग में जब ऊपरला भाग में जाता है तो हेमेटाइट Fe2O3 यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोक के द्वारा अवकृत हो जाता है और अवकृत होकर के लोहा में बदल जाता है। यहाँ अवकृत होगा तो Fe+CO2 देगा, अगर ई कोक के द्वारा अवकृत होगा तो Fe+CO देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। यही अंतर है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत होता है तो क्या देता है लोहा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यदि कोक के द्वारा अपकृत होता है तो लोहा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। और ये लोहा आपको पता है कि भारी होता है, हल्का तो होता नहीं है। लोहा कोई गुलाब का फूल तो है नहीं कि टंग जाएगा ऊपर, ये तो भारी होता है। भारी होने के कारण यह नीचे की ओर आ जाता है निचला भाग में।
और जब यह नीचे आ जाता है इस वाले भाग में, तो इसको जो है भारी होने के कारण इसको हम लोग नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाता है तो इसको नली से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये नली इसीलिए छोड़ा हुआ है भट्ठी में कि जब वो भारी होने के कारण यहाँ आएगा तो निचला भाग से उसको जो है निचला नली से क्या कर लेंगे, बाहर निकालें। इस प्रकार से प्राप्त लोहा को कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें 4% कार्बन होता है। बोलो 4% कार्बन अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। 4% कार्बन किस रूप में पाया जाता है, अशुद्धि के रूप में। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि सबसे बढ़िया लोहा कौन लोहा होता है, पीटवा लोहा कि ढलवा लोहा, तो सबसे अच्छा अगर लोहा पूछे तो कहना है पीटवा लोहा होता है। सबसे बढ़िया लोहा पीटवा लोहा है। इसका उपयोग रेल के पटरी बनाने में करते हैं। इसका उपयोग रेल के पटरी बनाने में करते हैं। अगर क्वेश्चन कह दे कि सबसे बढ़िया लोहा पीटवा लोहा है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रेल के पटरी बनाने में। रेल के पटरी बनाने में, इसमें आप देख सकते हो किस प्रकार से प्राप्त लोहा जो होता है उसको कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें 4% कार्बन अशुद्धि के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। अब देख लीजिए, ये था आपका लोहा के निष्कर्षण। अब एक बार इसको पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर देते हैं एकदम शॉर्टकट में। केवल आपको लिखना है लैंग्वेज खुद से बना करके। जिस बच्चे को सोचने की कैपेसिटी डेवलप हो गई उसके लिए कुछ नहीं है, रटने का जो काम करेगा उसको कहीं कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम लोहा के 3-4 गो अयस्क का नाम लिख देना है। हेमेटाइट प्रमुख अयस्क है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2। इसके बाद कहना है कि लोहा के निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से निम्नलिखित चरण में करते हैं। सर्वप्रथम कहना है कि हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। सर्वप्रथम हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि से। इसके बाद कहना है कि सांद्रित अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्ठी में डाल देते हैं। सांद्रित अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिलाकर कहां डाल दिए, वात्या भट्ठी में डाल दिए। भट्ठी के सबसे निचला भाग में जहां का तापमान 2270 केल्विन है, जहां का तापमान 2270 केल्विन है, ये क्या कहता है कि कोक वायु से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। एकदम ध्यान से समझिए, इसको फिगर से ही आपको क्लियर कर लेनी है। जहां का तापमान 2270 केल्विन है, कोक वायु से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और यह हल्का होने के कारण, चूंकि गैस है हल्का ही होगा, हल्का होने के कारण ऊपर की ओर चला जाता है। और यहाँ जब जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कोक एकदम बैठल है मियाज से, खाली वहाँ धुआं जा रहा था, ये कोक के द्वारा अवकृत होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। अगर कोयला लहर नहीं रहा है तो देखिएगा वहाँ पे एकदम कच्चा धुआं निकलता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड कोक के द्वारा, कार्बन के द्वारा अवकृत हो जाता है, और अवकृत होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब यह कार्बन मोनोऑक्साइड फिर हल्का है, ये भी ऊपर चला जाएगा जहां का तापमान 1070 केल्विन है। अब जहां का तापमान 1070 केल्विन है तो यहां क्या करता है कि 1070 केल्विन वाला भाग में जाता है। तो यह Fe2O3 जो है ये किसके द्वारा, तो Fe2O3 कहता है कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत होकर के लोहा में बदल जाता है, या Fe2O3 ही है जो कोक के द्वारा अवकृत होकर के लोहा में बदल जाता है। इस प्रकार से प्राप्त लोहा को कच्चा लोहा कहते हैं। यह भारी होने के कारण नीचे की ओर आ जाता है, और इसको निचला नली से हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त लोहा को कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें 4% कार्बन अशुद्धि के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो बहुआ कुछ नहीं है, आप यहाँ समझ सकते हैं कि निचला भाग में कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हल्का है, ऊपर चला जाएगा जहां का तापमान 1270 से 1570 केल्विन है। कार्बन डाइऑक्साइड कोक के द्वारा अवकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा। इसके बाद ही चला जाएगा ऊपरला भाग में जहां हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत होकर के किस में बदल जाएगा,
लोहा में बदल जाएगा तथा कोक के द्वारा अपकृत होकर के लोहा में बदलेगा। अंतर इतने हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कोक के द्वारा अभिक्रिया करेगा तो केवल मोनोऑक्साइड बनेगा। यह लोहा मिल गया। इस प्रकार से प्राप्त लोहा को कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें 4% कार्बन अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, अब कहता है कि आखिर हम लोग चूना पत्थर कह लिए। सवाल उठेगा, क्वेश्चन कर देता है कभी कभी कि चूना पत्थर का उपयोग भाई क्यों करते हैं। तो आपको हम बता दें कि चूना पत्थर करता क्या है। तो चूना पत्थर का काम है, टेम्परेचर गिर गया है। चूना पत्थर का काम है, आप देख सकते हैं यह टूट जाता है। चूना पत्थर CaCO3 जो है, इसको जब गर्म करिएगा तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, आप देख रहे हैं अयस्क में कुछ न कुछ अशुद्धि होगा, ये SiO2 से संयोग करके ये करता क्या है, SiO2 से संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लेता है, कैल्शियम सिलिकेट का ही निर्माण कर लेता है। और कैल्शियम सिलिकेट करता क्या है कि यहाँ पे लोहा के ऊपर तैरते रहता है, ये लोहा के ऊपर तैरता है, ई कहला, तो लोहा के ऊपर तैरता है ताकि जो है अशुद्धि इसमें ना आ जाए, अशुद्धि इसमें समाहित ना हो, और बने हुए लोहे का संपर्क वायु से नहीं होने देता है। यहां से जो हवा आ रही है इससे ही संपर्क नहीं होने देता है। इसका दो काम है। पहला काम क्या है, पहला काम तो क्या है कि यह अशुद्धि के संपर्क में नहीं आने देता है। दूसरा काम है कि यह जो है हवा को बने हुए लोहे के संपर्क में नहीं आने देता है। तो ये दो काम करता है। कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 कैल्शियम यानी कि बालू से संयोग करके कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लेता है, जो लोहा के ऊपर तैरते रहता है, और यह बने हुए लोहे का संपर्क अशुद्धि तथा वायु से नहीं होने देता है। तो ये आपका लोहा के निष्कर्षण 2 मिनट में आप आराम से लिख सकते हैं। सोच करके केवल भट्ठी को पार लीजिए। आप भट्ठी को पार करके कहिए कि 2270 केल्विन, 1270 से 1570 केल्विन, यहाँ 1070 केल्विन। कुछ नहीं करना है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के द्वारा अपकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाएगा ऊपरला, जहाँ का तापमान 1070 केल्विन है। यहाँ हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड से संयोग करके लोहा बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लेता है, निर्माण करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हेमेटाइट जो है ये कोक के द्वारा अपकृत होकर लोहा का निर्माण करता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। भारी होने के कारण नीचे चलाता है। इसको जो है हम लोग नली से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो एक कंप्लीट लोहा का निष्कर्षण है। इसका अगर नोट्स चाहिए तो आप लिख दीजिएगा, आपको नोट्स जो है मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले वाला फेरा हम लोग नहीं छोड़े हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट के चक्कर में हम लिखेंगे पूरी बात जो है, कम से कम 2 पेज में लिखाएगा आपका पूरा बात। तो पूरा बात यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप लिख दीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा लिखा हुआ एकदम। बस खाली आप लोग उसको देख करके लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।